वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 21 जुलाई 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पोस्टल बैलेट के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट्स को कास्ट करने के लिए अलाउड हैं। पहला पॉइंट है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन हैं, और तीसरा ये है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कास्ट करने के लिए अलाउ किया गया है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीन के तीनों ही ऐसे लोग हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कास्ट करने के लिए अलाउ किया जा चुका है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इसके पहले तक ये बोला था कोविड-19 को देखते हुए कि बिहार असेंबली इलेक्शंस में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग या फिर ऐसे लोग जो कोविड-19 को लेकर पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये कहा कि अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम इस प्रकार के जो पोस्टल बैलेट वोट्स हैं उनको मैनेज कर पाएँ। तो ये जो 65 ईयर्स वाला प्लान था या कोविड-19 पॉजिटिव वाला या सस्पेक्ट वाला, वो तो अभी ऑप्ट आउट कर लिया गया। लेकिन 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोट कास्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। ऐसा 2019 में ही लॉ मिनिस्ट्री ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट करके अलाउ कर दिया था। इसके अतिरिक्त सर्विस वोटर्स, ऐसे लोग जो आर्म फोर्सेस में हैं, आर्म पुलिस फोर्स, या ऐसे लोग जो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं या अब्रॉड में जाके काम कर रहे हैं, वो अलाउड होते हैं। ऐसे लोग जो इलेक्शन ड्यूटी में हैं, एक व्यक्ति वोटर कहीं और का है, इलेक्शन ड्यूटी में कहीं और है, तो वो भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है। 80 ईयर्स से अधिक लोग या पर्सन विद डिसेबिलिटी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लोग, ये लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में है। ये एक नेचुरल गैस फील्ड है। कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। न्यूज़ में ये था सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, इजराइल और ईरान। बताइए कहाँ पर है ये। अगर आपसे पूछा गया है तो निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ संबंध इंडिया से तो रहेगा, ठीक है। तो आप गेस करिए कि कहाँ पर होना चाहिए। हिंट मैंने आपको एक दे ही दिया है। इंडिया से अगर संबंध है, आपने जवाब अगर सोच लिया हो तो आप ऐसे गेस लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनके संबंध इंडिया के साथ अच्छे हैं, जहाँ पर किसी के गैस फील्ड में इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है। सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, इजराइल, ईरान। कौन? तो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध अच्छे तो हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम उनसे बहुत अच्छे कमर्शियल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हों। अजरबैजान के साथ तो ऑब्वियसली इतने अच्छे कमर्शियल रिलेशंस के बारे में आपने नहीं सुना होगा। इजराइल और ईरान की बात हुई तो इजराइल और ईरान दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, या ईरान के साथ अभी थोड़े से डिटोरिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएसए, लेकिन इसके पहले तक काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अगर यहाँ गैस फील्ड की बात हो रही है तो इजराइल में बहुत ज़्यादा गैस फील्ड तो नहीं है। इस लिहाज से जो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है वो राइट नाउ ईरान होगा। एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि ईरान में गैस या ऑयल फील्ड्स ज़्यादा हैं, तो आप गैस भी लगा सकते हो कि ये ईरान में होना चाहिए। तो ईरान ही सही जवाब है। इंडियन, यहाँ देखिए, ईरानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी ये डिसाइड किया है कि जो ONGC की एक फॉरेन आर्म है OVL, वो फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी उन्होंने उसे बाहर कर दिया है ये बोलकर कि इस प्रोजेक्ट को वो खुद से ही डेवलप करेंगे। इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि वो फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट में लगभग $6 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, बट उन्होंने कहा कि अभी वो खुद से ही इसे डेवलप करेंगे। और इसके लिए जो उनका $400 मिलियन का एक फ़ंड है, ईरानी नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड, उसमें से वो पैसे इस्तेमाल करेंगे और बाद में अगर उन्हें सूटेबल लगेगा तो इंडिया को इन्वॉल्व कर लेंगे। बट ऐसा ये माना जा रहा है कि चूँकि इंडिया टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ वेरियस सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर इम्पोज किए गए हैं, दैट्स वाई वो अब ऑप्ट आउट कर रहे हैं जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनको। फरजाद बी गैस फील्ड को 2012 में डिस्कवर किया गया था। जो अगला प्रश्न है वो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो है उसे एसेस करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे और वो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब देखिए, आपने अगर अपना जवाब सोच लिया हो तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बड़ा जनरल सा लग रहा है, तो इसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर चूंकि एक मिनिस्ट्री है तो आप रिव्यू कर सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को होना चाहिए, चूँकि यहाँ पे
टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल की बात हो रही है। तो देखिए ये तो कन्फ्यूज़न वाली है बात है। वैसे मैं आपको बता दूं ये गलत है, अगर आपको पता होगा तो ही आप जज कर पाएंगे, क्योंकि देख के तो लग रहा है कि ये हो सकती है, बट यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो टेफेक के बारे में बाकी की बातें की गई हैं वो सही है। इन्होंने अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नाम की एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। एपीआई किसी भी मेडिसिन का वो पार्ट होता है जो वो काम करता है जिसके लिए वो मेडिसिन इंटेंडेड है। जिस चीज़ के लिए वो आप दवा ले रहे हैं, जिस बीमारी के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए, उस दवा का वो कंपोनेंट जो उस बीमारी को सही करता है उसे ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। वो हम लार्जली चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो टिफेक है इसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था साइंस एंड टेक के तहत। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत ऑटोनॉमस बॉडी है। जो अगला प्रश्न है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। पूछा गया है किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, पार्ट 9B से जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से, या फिर दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, एनसीआर बनाया गया, उससे। बताइए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वैसे तो ये पॉलिटी का एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, पॉलिटी में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, बट ये न्यूज़ में भी रहता है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। सी आपका सही जवाब है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ तो हर तीसरे दिन न्यूज़ में आपको किसी न किसी कारण से दिखता ही रहता है। इसके पहले जब मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज़ आए और राइट नाउ राजस्थान में चल रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में रहता ही है, तो उसके फंडामेंटल्स आपको पता रहें बेहतर है। 1985 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है तो उसे चेक किया जा सके। 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। इसमें होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर जाता है या उनके खिलाफ डिफेक्शन करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन की जो अथॉरिटी होती है वो स्पीकर के पास होती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी की तो उसका पद समाप्त माना जाता है। वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करे, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन कर ले, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन कर ले। 6 महीने के भीतर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। इन केसेस में जो व्यक्ति है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है वो पोर्ट्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 100% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अलाउ कर रखा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया में 95% जो ट्रेडिंग होती है बाई वॉल्यूम और 70% बाई वैल्यू वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से ही होती है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें पोर्ट्स का रोल आ जाएगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दूसरा स्टेटमेंट बड़ा जनरल है। जनरल होने का मतलब ये है यहाँ पर आपको अराउंड बताया गया है। अराउंड, लगभग या नियरली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है तो यूजुअली स्टेटमेंट आपको सही ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संभावना रहती है सही होने की। यहाँ पर आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कि क्या 100% अलाउड है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100% अलाउड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। एक्चुअली में अभी वल्लारपद्म जो टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट है उसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने रिव्यू किया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। देखिए 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर आपको सारे पोर्ट्स मिलेंगे। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, और लगभग 200 मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और बाकी स्टेट्स में आपको मिलेंगे। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट्स से यहाँ पर अलाउ किया गया है पोर्ट या हार्बर कंस्ट्रक्शन के लिए या मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए। जो अगला प्रश्न है वो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में इसे इस्टेब्लिश किया गया इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। आपसे पूछा गया है कि इनिशियल फेज़ में इनकी एक्टिविटीज़ को कौन कोऑर्डिनेट करेगा और कौन इनके गवर्निंग स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करेगा। ये न्यूज़ में देखा गया था, कौन करेगा ये। आपके पास ऑप्शंस हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, नीति आयोग, ग्रीन पीस इंडिया या फिर इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आपने पढ़ा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही जवाब है बी, नीति आयोग। नीति आयोग को इनिशियली जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को
जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करें और उनके गवर्निंग स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करें। हाल फिलहाल में इस फोरम को लॉन्च किया गया। बैकग्राउंड ये है कि नीति आयोग और यूएसए का जो यूएस एड है, इन लोगों ने आपस में पार्टनरशिप करके एक इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप तैयार की हुई है, जिसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की मीटिंग में ही इस फोरम को स्टैब्लिश किया गया। ये एनर्जी डेटा मैनेजमेंट करेंगे, एनर्जी मॉडलिंग करेंगे और जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए भी काम करेंगे। नीति आयोग को शुरू में इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो अगला प्रश्न है वो निमोनिया के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि एक या फिर दोनों लंग्स को प्रभावित करता है, जिसके बाद एलोवेली में इन्फेक्शन भी या इन्फ्लेमेशन, जलन देखी जाती है, महसूस होती है। दूसरा ये है कि कई सारे इसके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसे इन्फेक्ट करते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है निमोनिया के बारे में, जानना चाहिए आपको। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी फर्स्ट फुली इंडिजीनियस जो इंडिया की कॉन्जुगेट वैक्सीन है निमोनिया के लिए उसे डेवलप किया है, इसे मतलब अप्रूव किया है। डेवलप तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है जो कि पुणे में है। जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है वो जो वीक एंटीजेंस होते हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस को मिक्स करता है, जिसके बाद बॉडी बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करती है इन एंटीजेंस के खिलाफ। निमोनिया के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दी गई थी वो सही है। एलोवेली जो होता है वो एयर सैक्स होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स हाई फीवर, चिल्स, कफ। और वायरस जो होता है वो बच्चे की नोज़ या थ्रोट में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी मदद से हो सकता है या उनकी वजह से हो सकता है जब उन्हें इनहेल कर लिया जाए। जो अगला प्रश्न है वो काजी 106F के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। गोल्डन टाइगर है, एल्स डियर है, वन हॉर्न राइनो है या फिर ट्री निम्फ बटरफ्लाई है। बताइए। न्यूज़ में देखा गया है, कम से कम ऑप्शन से ये अंदाज़ा तो लग गया कि ये कोई असॉल्ट राइफल नहीं है या आर्टिलरी गन नहीं है। नाम से तो देख के ऐसे लग रहा था 10F, बट ये पता चल गया कि कोई जीव है, कोई जानवर है। तो बताइए क्या है। चलिए, आपने जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूँ, ये गोल्डन टाइगर है। एक पिक्चर इसकी काफ़ी वायरल हुई थी काजी 106F की। ये एकमात्र गोल्डन टाइगर है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई इसकी पिक्चर। एक IFS ऑफिसर ने इसे पोस्ट कर दिया था। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम का है वहाँ पर रहता है। इसे टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज येलो इसका कलर है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो ये पूछा गया है मैपिंग के पार्ट में यहाँ पर कि कौन सी ऐसी विंड है जो वार्म विंड नहीं है। ऑप्शन है सिरक्को, चिनूक, बोरा और लू। बताइए। अब इसमें लू तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ये तो आपको पता है कि ये वार्म विंड है, बाकी का तो आपको पता करना पड़ेगा। वैसे जो सही जवाब है वो है सी, जो बोरा है वो वार्म विंड नहीं है। बोरा एक कोल्ड और ड्राई विंड है जो कि हंगरी और नॉर्थ इटली से फ्लो करती है। मैप में बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिरक्को जो है वो एक वार्म, ड्राई और डस्टी विंड है। चिनूक को स्नो ईटर कहा जाता है, ये हॉट एंड ड्राई विंड है, रॉकीज माउंटेन से उतरती है तभी तो बर्फ़ को गायब कर देती है। लू के बारे में तो आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान में फ्लो करती है। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है वो ये है कि विंड ऑफ 120 डेज, ये हॉट एंड ड्राई विंड है ईरान और अफगानिस्तान की। बताइए सही है गलत है। दूसरा है कि खजरी कोल्ड स्ट्रॉन्ग और कोस्टल विंड है कैस्पियन सी के आसपास की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इन विंड्स के बारे में। देखिए जो खजरी है ये कोल्ड नॉर्थ कैस्पियन सी की विंड है जो कि एफोरियन जो पेनिनसुला है, स्पेशली जो बाकू का रीजन है वहाँ पर आपको फ्लो करती हुई दिखती है। एफोरियन जो पेनिनसुला है वो अज़रबैजान का जो एक किनारा है ऐसे करके आपको पेनिनसुला मिलेगा, उसी को कहते हैं, ठीक है। 120 डे ये 4 मंथ लॉन्ग हॉट विंड होती है जो कि सिस्तान बेसिन में ईरान और अफगानिस्तान में फ्लो करती है। कुछ और विंड्स के बारे में यहाँ डिटेल्स हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैप में यहाँ पे विंड्स की लोकेशन दी गई है। ये बोरा की है, ये हेल्म की है, ये मिस्ट्रल की है, ये फ़ोन की है, ये लेवन की है, ये कारा बुरान, ये बुरान, ठीक है। तो लोकेशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो आज के ये देखिए कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप video.onlyas.in पे जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कल के मैपिंग के पार्ट में आपको एशिया के जो प्लेटू हैं वो तैयार रखने हैं, उनसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।